मुगल साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली राज्य जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से में फैला था। इसके शीर्ष पर एक के बाद एक कई सम्राट आए। हर एक ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। उनमें से अकबर सबसे अलग दिखते हैं, जिन्हें अक्सर अकबर महान कहा जाता है। 1542 में जन्मे, उनका शासनकाल लगभग आधी सदी तक चला, 1556 से 1605 तक। यह युग, जिसे मुगल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, अभूतपूर्व क्षेत्रीय विस्तार, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का गवाह बना। अकबर को एक उथल पुथल वाला राज्य मिला था, जो आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। फिर भी अपनी सैन्य शक्ति, राजनीतिक कुशाग्रता और समावेशी नीतियों के माध्यम से उन्होंने मुगल साम्राज्य को एक दुर्जय शक्ति में बदल दिया। उन्होंने प्रतिगामी परंपराओं की बेड़ियों से खुद को मुक्त किया, एकता और प्रगति के दृष्टिकोण को अपनाया। ये निबंध अकबर के जीवन और समय में तल्लीन करता है, उन कारकों की खोज करता है जिन्होंने एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उनके उदय में योगदान दिया। हम उनके प्रशासनिक सुधारों, उनके सैन्य अभियानों और धार्मिक सहिष्णुता के उनके अनोखे दृष्टिकोण की जांच करेंगे। अकबर के शासनकाल को समझकर हम भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास की गहरी समझ हासिल करते हैं। एक ऐसे शासक की स्थायी विरासत की सराहना करते हैं जिसने एक एकजुट और समृद्ध साम्राज्य का सपना देखने का साहस किया। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी नवीन नीतियों और शासन के समावेशी दृष्टिकोण ने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें न केवल उनकी सैन्य विजयों के लिए बल्कि अपने विविध साम्राज्य के भीतर सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए भी याद किया जाता है। महानता का अकबर का रास्ता विशेषाधिकारों से भरा नहीं था। मुगल राजघराने की अशांत दुनिया में जन्मे उनका प्रारंभिक जीवन अनिश्चितता और विस्थापन से भरा था। उनके पिता हुमायूं को अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने सिंहासन से खदेड़ दिया था। अकबर ने अपना बचपन एक भगोड़े के रूप में बिताया, लगातार चलते फिरते, मुगल दरबार की विलासिता और सुरक्षा से दूर। यह खानाबदोश जीवन हालांकि चुनौतीपूर्ण था, युवा राजकुमार के लिए एक अमूल्य शिक्षा साबित हुआ। इसने उन्हें अपने भविष्य के साम्राज्य की विविध संस्कृतियों और लोगों से अवगत कराया। महल की दीवारों तक सीमित कई शाही उत्तराधिकारियों के विपरीत अकबर ने अपनी प्रजा के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रत्यक्ष समझ विकसित की। जब हुमायूं ने 1555 में आखिरकार सिंहासन हासिल कर लिया, तो अकबर, जो अभी भी किशोर थे, ने खुद को दरबारी साजिश और राजनीतिक चालबाजियों की दुनिया में पाया। वे एक तेज सीखने वाले साबित हुए, नेतृत्व के लिए एक स्वाभाविक योग्यता और एक गहरी बुद्धि का प्रदर्शन किया, जिसने अनुभवी सलाहकारों को भी प्रभावित किया। 1556 में हुमायूं की असामयिक मृत्यु के बाद अकबर 13 साल की छोटी उम्र में सिंहासन पर चढ़े। हालांकि युवा सम्राट को एक अव्यवस्थित राज्य विरासत में मिला। सत्ता पर मुगलों की पकड़ बेहद कमजोर थी, आंतरिक विद्रोह और बाहरी खतरे मंडरा रहे थे। संकट की इसी कठिन परिस्थिति में अकबर का असली चरित्र उभरा। उनके पास साहस, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक समझ का एक दुर्लभ संयोजन था, ऐसे गुण जो आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। अकबर की प्रतिभा न केवल उनकी सैन्य शक्ति में थी, बल्कि राजनीति की उनकी चतुर समझ में भी थी। उन्होंने माना कि एक स्थायी साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, जो कुशल प्रशासन और अपनी प्रजा की वफादारी पर बनी हो। इसके लिए उन्होंने कई जमीनी सुधार लागू किए, जिन्होंने मुगल नौकरशाही को बदल दिया। अकबर के प्रशासनिक सुधारों के केंद्र में मनसबदारी प्रणाली की स्थापना थी। इस अनोखी प्रणाली ने मुगल अधिकारियों, सैन्य और नागरिक दोनों को उनके पद या मनसब के आधार पर एक पदानुक्रमित संरचना में संगठित किया। प्रत्येक मनसबदार को एक संख्यात्मक पद सौंपा गया था, जो उनकी स्थिति, वेतन और सम्राट के प्रति दायित्वों को निर्धारित करता था। इस प्रणाली ने अकबर को सत्ता को केंद्रीकृत करने, अपने अधिकारियों की वफादारी सुनिश्चित करने और अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की अनुमति दी। इसने योग्यता को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि व्यक्ति अपनी वंशावली के बजाय अपनी क्षमताओं के आधार पर रैंक के माध्यम से आगे बढ़ सकते थे। मनसबदारी प्रणाली के अलावा अकबर ने कई अन्य महत्वपूर्ण सुधार पेश किए। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली लागू की। उन्होंने एक व्यापक राजस्व प्रणाली
धसाला प्रणाली भी शुरू की, जो 10 साल की अवधि में भूमि की औसत उपज पर आधारित करों पर आधारित थी। इस नई प्रणाली ने किसानों पर बोझ कम किया और शाही खजाने में आय का अधिक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया। अकबर का शासनकाल केवल सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों से परिभाषित नहीं था। वे एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने एक विविध साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को पहचाना। अपने समय के कई शासकों के विपरीत अकबर ने अपने क्षेत्र के भीतर धर्मों की बहुलता को अपनाया, संवाद और समझ की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले एक कर, जजिया को समाप्त कर दिया, एक ऐसा कदम जिससे उन्हें अपनी हिंदू प्रजा का सम्मान और वफादारी मिली। उन्होंने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के विद्वानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया, अंतर धार्मिक संवादों में भाग लिया और धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद को संरक्षण दिया। अकबर का दरबार संस्कृतियों और धर्मों का संगम बन गया, जहां विविध पृष्ठभूमि के विद्वान, कलाकार और संगीतकार एकत्रित होते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने अपनी नई निर्मित राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना या पूजा घर के निर्माण का आदेश दिया। यह अनोखी संरचना धार्मिक बहस और चर्चाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती थी, जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के विद्वानों का स्वागत किया जाता था। सहिष्णुता और समावेशिता की यह भावना अकबर के लिए केवल नीति की बात नहीं थी, ये सभी धर्मों की मूलभूत एकता में एक वास्तविक विश्वास से उपजा है, एक ऐसी अवधारणा जिसे उन्होंने अपने जीवन और शासन में शामिल करने की मांग की थी। वह अपनी समन्वयवादी आस्था दीन ए इलाही बनाने तक गए, जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्व शामिल थे, हालांकि इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली।